हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आज देख रहे हैं हम रिसर्च के टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। तो जनरली जो इसके प्रकार हैं उसमें फंडामेंटल जो बेसिक रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च को शामिल किया गया है ना। किसी भी अनुसंधान की शुरुआत जो होती है वो एक समस्या की पहचान के साथ होती है। उसके बाद समस्या को पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला है बौद्धिक और एक व्यवहारिक कारण है। बौद्धिक कारण में मनुष्य क्या है कि जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, इसके कारण जो नया नया जानना चाहता है, वो जानने की जो उसकी प्रवृत्ति है, उसके कारण रिसर्च जरूरी है। और प्लस ज्ञानार्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि, और जो जिज्ञासा के कारण जो उसको ज्ञान का अर्जन हुआ है ना, तो उससे जो आत्मसंतुष्टि हुई है, इस भावना के लिए रिसर्च जरूरी है। एक व्यवहारिक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जरूरी है, और समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना। तो इस वजह से अनुसंधान रिसर्च का जरूरी है। अब उपयुक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधान को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक है फंडामेंटल बेसिक रिसर्च है, और दूसरा जो है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान। तो फंडामेंटल जो है मूलभूत अनुसंधान है, उसका उद्देश्य नए सिद्धांतों या अवधारणाओं कंसेप्ट का विकास करना होता है। यह अनुसंधान सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है, मतलब कोई जनरल नॉलेज के लिए, मतलब सिर्फ ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है, ना कि किसी विशिष्ट व्यवहारिक, मतलब कोई पर्टिकुलर समस्या के हल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। बस नॉर्मल ये ज्ञान की वृद्धि के कारण इसकी खोज की जाती है ना। एंड्रियास मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई परिचालनाओं डिजाइन का निर्माण करना है। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करना है। अनुसंधान नए विचारों व सिद्धांतों का निर्माण करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास का आधार बनता है। जीन पियाजे ने मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही मानव विकास का सिद्धांत दिया है। मूलभूत अनुसंधान अथवा मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग अनुप्रयुक्त अनुसंधान में किया जाता है। तो जो मूलभूत अनुसंधान है, जैसे मान लीजिए कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिव, जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, है ना, तो एक मूलभूत अनुसंधान है, जिसमें क्या करा था आइंस्टाइन ने, समय के बारे में, गति, गुरुत्वाकर्षण के संबंधों का अध्ययन किया था। तो इस सिद्धांत का क्या हुआ था, कोई व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल इसका उपयोग उस वक्त नहीं था जब उन्होंने उसकी खोज की थी। बस उन्होंने इसके जो नया ज्ञान है, ये एक नई मतलब जानकारी उन्होंने उसके बारे में खोज करी थी। लेकिन बाद में फिर ये क्या हुआ कि जीपीएस टेक्नोलॉजी में जो नई ये टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ ये। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल बेसिक रिसर्च था। जैसे जीन पियाजे का मानव विकास का जो सिद्धांत बताया है, जिसमें क्या बताया कि जो पियाजे है, उन्होंने बच्चों के संज्ञात्मक विकास के चरणों का अध्ययन किया है, जिससे शिक्षा और विज्ञान में कई नई अवधारणाएं विकसित हुई है। यह शोध मूलभूत था क्योंकि इसका उद्देश्य बच्चों की सोच और सीखने के तरीके को समझना था, न कि कोई व्यवहारिक समस्या सुलझाना था। ठीक है, तो ये एक सिर्फ बेसिक जो है, जहाँ पे नए उद्देश्य, नए सिद्धांत, नई अवधारणा का विकास किया गया है। इसका कोई व्यवहारिक सॉल्यूशन, समस्याओं के सॉल्यूशन में इसका उपयोग नहीं किया गया, बस चीज़ों को समझने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा है व्यवहारिक अप्लाइड रिसर्च। तो एंड्रियास तथ्यों द्वारा यह अनुसंधान करता है किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे, तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। जो अप्लाइड रिसर्च है, उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रैक्टिकली किसी समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य किसी विशेष समस्या का निवारण करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मूलभूत, जैसे बेसिक उसमें जो समझा है, मतलब जो कंसेप्ट आए, जो सिद्धांत आए, उनका उपयोग प्रैक्टिकली जब यूज किया जा रहा है किसी समस्या को सुलझाने के लिए, तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है।
व्यवहारिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित है, जिसमें व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान का प्रयोग दैनिक समस्याओं एवं नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किया जाता है। व्यवहारिक शोध में प्रबंधकीय ढंग से ज्यादातर संगठनात्मक शैली प्रभावशाली होगी। जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन का विकास हुआ था, है ना, तो ये एक ना अप्लाइड रिसर्च है, ये एक मतलब व्यवहारिक अनुसंधान का अच्छा उदाहरण है। जब महामारी फैली हुई थी ये, तब क्या करा वैज्ञानिकों ने, एक वैक्सीन विकसित करा, है ना। तो ये जो क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल जो उस वक्त जो तत्कालिक समस्या थी उसके समाधान के लिए एक अनुसंधान किया गया था, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था इस अनुसंधान का, तो जो वायरस फैल रहा था उसको उसको कम करना है, मानव जीवन की रक्षा करना है। तो ये एक समस्या को सॉल्व करने के लिए इसका अनुसंधान किया गया था, ठीक है। मान लीजिए फिल्टर, जैसे पानी की सफाई के लिए नए फिल्टर का विकास हुआ, तब पानी की गुणवत्ता किसी क्षेत्र में खराब हो रही है ना, वहाँ पे पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है ना, तो वैज्ञानिक क्या करेंगे कि नए फिल्टर विकसित करेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे। तो ये तत्कालिक जो उस वक्त जो समस्या है उसके समाधान के लिए किया गया, ताकि जिससे लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। तो ये प्रैक्टिकली मतलब जो जहाँ पे समस्या का समाधान ढूंढा जाता है वहाँ पे अप्लाइड रिसर्च लागू होता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जो है, उन्होंने अनुसंधान का जो वर्गीकरण किया है 3 प्रकार से किया है: मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। ये 3 प्रकार का अनुसंधान किया है। तो फंडामेंटल अप्लाइड तो हमने समझ लिया। अब एक्सपेरिमेंटल जो है वो क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक या एक से ज़्यादा जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को नियंत्रित करने का इसमें जो अध्ययन किया जाता है ना, वो एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकली उसको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको नियंत्रित किया जाता है। यह अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और नए सिद्धांत, यहाँ पे भी नए सिद्धांत आते हैं, अवधारणाएं उत्पन्न होती है। अब एडवर्ड क्रॉनबैंक का जो वर्गीकरण है, अब जैसे हाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जैसे उदाहरण देखना चाहेंगे तो जैसे साइंस के क्षेत्र में मेडिकल इसमें अनुसंधान किया गया, नई नई दवाइयों का परीक्षण करके देखा जाता है ना। और फिर उसका क्या है, दवाई बनाई, उसका प्रभाव जानने के लिए कि क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना किसी पर कि इसका क्या प्रभाव होगा। तो एक नियंत्रित समूह और एक परीक्षण समूह में इसको विभाजित किया जाता है, जिससे क्या पता पड़ता है कि दवा कितनी प्रभावी है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके इसमें देखा जाएगा, ठीक है। जैसे नई खाद, कृषि में खाद उपयोग की जाए, नई खाद बनाई गई मान लीजिए, तो फसल के ऊपर उस पर सुधार करना चाहता है अगर कोई मान लीजिए किसान, तो वो नई प्रकार की खाद का उपयोग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जो उसका भूखंड मतलब जैसे जो खेत है उसके अलग अलग ऐसे पार्टीशन में कुछ अलग अलग प्रकार की खाद का उपयोग करता है और फिर उनके परिणामों की तुलना करेगा। तो ये एक प्रयोगात्मक अनुसंधान का उदाहरण हो गया कि वहाँ पे इफेक्ट को मतलब आपने कोई चीज ऐसी बनाना चाहे कि उस चीज का जैसे दवा का इफेक्ट देखना है, तो अलग अलग लोग जैसे ग्रुप वगैरह बना दिए, जैसे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे, तो यहाँ पे उनको वो दवा दी जाती है और फिर एक्सपेरिमेंट देखा जाता है कि उसका क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। अब जो एडवर्ड क्रॉनबैंक ने जो अनुसंधान का वर्गीकरण किया उसके बारे में, तो अनुसंधान का एक भाग मुख्य तथ्य का संकलन होता है। आधार सामग्री के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा तथ्यों का संकलन और संयोजन किया जाता है। मानविकी और समाज विज्ञान से जुड़े अनुसंधानों में किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रभाव लक्षित होता है, लेकिन शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता उसे वस्तुनिष्ठ और तार्किक निष्कर्ष प्रदान करती है। अनुसंधान एक विकासोन्मुख प्रत्यय है, इसकी प्रकृति गत्यात्मक है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, विकास अभिसंचयी है तथा ज्ञान एवं विद्वता का दिग्दर्शन है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड तथा क्रॉनबैंक का वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है ना। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो वर्गीकरण किया 4 प्रकार से किया है। सबसे पहला सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में क्या होगा
कि जनसंख्या, जैसे जनसंख्या के बारे में डेटा इकट्ठा किया है ना, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो विभिन्न कारक होते हैं उनके बीच में संबंधों का पता लगाना होता है और उन्हें समझना होता है। ठीक है, जैसे ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण होते हैं, है ना, तो कंपनी क्या है, गुणवत्ता, उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए क्या कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है। तो इससे ये जानने में मदद मिलती है कि कौन से क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे ही चुनाव सर्वेक्षण होते हैं। तो चुनाव से पहले क्या होता है, विभिन्न जो एजेंसियां जनता की राय जानने के लिए सर्वेक्षण करती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है ना। तो ये सर्वे कर कर किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, तो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध दो या दो से अधिक चरों से संबंधित घटनाओं के आंकड़ों का संकलन व वर्गीकरण से होता है, ताकि दोनों चरों के मध्य साहचर्यात्मक संबंधों को जाना जा सके। इस प्रकार के अनुसंधान का स्वरूप अन्वेषणात्मक रहता है। इसके द्वारा जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है प्रविधि अनुसंधान, टेक्निकल रिसर्च। तो यहाँ पे इस अनुसंधान में क्या है, विधि और तकनीकों के अध्ययन पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न जो तकनीकें हैं उनके बीच तुलना करनी होती है, उनकी प्रभाविकता का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, तो प्रविधि अनुसंधान में इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध अवलोकन निरीक्षण विधि से संबंधित समस्याओं का समाधान से है। जब किसी चर के अवलोकन एक या एक से अधिक विधियां उपलब्ध हो तो प्रविधि अनुसंधान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके इसके गुण व कारकों के आधार पर प्रभाविता का स्पष्टीकरण करता है। जैसे शैक्षिक विधियों का अध्ययन किया जाता है ना, जैसे कि किसी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होगा कि विभिन्न टीचिंग मेथड्स का, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा का यूज किया जा रहा है, फिर तुलनात्मक अध्ययन करके पता किया जा सकता है कि कौन सा विधि छात्रों के लिए अधिक, मतलब कौन सी विधि जो है वो छात्रों के लिए अधिक इफेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या किया है कि उनका तुलना करके जो राइट जो है प्रभावी इफेक्टिव मेथड है उसको पता किया जाता है। जैसे मेडिकल में भी जो है तुलनात्मक अध्ययन करके तकनीकें वो यूज करके, जैसे विभिन्न मेडिकल इमेजिंग तकनीक, जैसे क्या होता है MIR है, CT स्कैन है, तो इनकी तुलना करके डॉक्टर ये तय कर सकता है कि किस स्थिति में कौन सी तकनीक का उपयोग करना बेहतर होगा। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, हमने ये देख ही लिया था। तो इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता, तुरंत निकाला जाता है। उदाहरण, अगर किसी दैनिक समस्या के समाधान के लिए हमने अनेक विधियां हैं और हमें सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना हो तो इस प्रकार अनुसंधान इसमें सहायक होता है। तो अप्लाइड रिसर्च का उपयोग किया जाता है। आलोचनात्मक अनुसंधान, तो क्रिटिकल रिसर्च, तो इस प्रकार का अनुसंधान पूर्व धारणा पर आधारित होता है, जहाँ अनुसंधानकर्ता यह विचार करता है कि यदि यह अनुसंधान किया जाए तो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी या नए तथ्य प्रकाश में आएंगे। मतलब जो आलोचनात्मक, ये क्रिटिकल रिसर्च होता है ना, वो पूर्व जो धारणाएं होती है, पूर्व जो विश्वास होती है, उनको चुनौती दी जाती है और फिर नए तथ्य और विचारों को सामने लाया जाता है। मतलब ऑलरेडी कुछ ऐसे है बने हुए तथ्य, उन पर क्या, उस पर चुनौती, मतलब उनको चुनौती दिया जाता है और फिर उस हिसाब से नए ज्ञान की खोज की जाती है। जैसे किसी लेखक ने ना, कोई लेखक के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करना, तो ये पता लगाना कि उनकी रचनाएं समाज पर क्या प्रभाव डालती है ना, तो इससे इस प्रकार से पता पड़ेगा। किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में नए प्रमाणों के आधार पर उनकी आलोचना करना और नए निष्कर्ष तक पहुंचना, ये सब इसके उदाहरण होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।